तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ, उनके पास भी समय की कमी रहती है, मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो सत्र उनको जो उनसे से सुनना है वो शुरू करें। और मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, जो आपके अपने जो फॉलोअर्स है, अपने आपके अनुयायी है, उनको भी अगर इस सत्र में जोड़ा जाता तो बहुत अच्छा था। तो लेकिन अब समय हो गया है, तो उनको भी लिंक भेजा जाता तो था। और श्री आदरणीय श्री शाही जी अपना आज का जो वक्तव्य शुरू करे, उनको प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं आदर सहित उनको इसमें इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद। ओम शुभ प्रभात, सबों को सादर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही भैया। तो सभी भैया बहनों को मेरा सादर नमस्कार। चलिए शर्मा साहब, आपके सौजन्य से और आपके माध्यम से आप सब लोगों से जुड़ना हुआ। असल में थोड़ा हमारा यायावर किस्म का दिनचर्या रहती है, इसलिए, और हम सबों के फॉलोवर हैं, मेरे कोई फॉलोवर नहीं है, ठीक है। ये वैसे 2-3 व्यक्ति ऐसे मिले थे जिनसे मैंने इसकी चर्चा की थी, लेकिन किसानों के लिए हो जाता है कि ये इस समय का जो समय है ना, इस समय उनकी व्यस्तता का समय हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं मुख्य शिक्षक श्री आलोक यादव जी को नमस्कार, रंजना बहन को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। भाई दिनेश जी आज हैं क्या? दिनेश भाई साहब आज हैं? है। चलिए, तो चूंकि इस क्रम में 3 व्यक्ति से हमारा वार्तालाप पहले भी हुआ था और कल भी हुआ था, इसलिए आप सबों के नाम स्मृति में है। तो यहाँ आपसे चर्चा करूं, जैसा बहन ने कल कहा था कि थोड़ी अपने बारे में बताइए। मैं अगर अब ये कहने के बाद थोड़ा पुनरावलोकन अपने जीवन का करना शुरू किया। ये सौभाग्य था कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा लिया जहां धर्म पारायण माताजी थी, पिताजी भी बड़े स्पिरिचुअल व्यू के थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, बड़े प्रगतिशील किसान थे। उस वातावरण में पलते बढ़ते, अब आज जब आपसे कुछ कहना है तो थोड़ा सा हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, तो उसमें ये बात ध्यान आई कि अब आज मैं सोचता हूं कि भले ही मेरे पिताजी मिडिल पास थे, लेकिन उनके विचार कितने समुन्नत थे, और कुछ बात जो वो बोला करते थे उस समय लगता था कि ऐसे ही का तकिया कलाम है, वो बोलते हैं। एक प्रायः वो बोलते थे कि यह दुनिया एक रंगमंच है, हम सब नाटक के पात्र हैं, सूत्रधार कोई और है, हमारे आपके हाथ में इतना ही है कि जो भूमिका सौंपी जाती है उसे मनोयोग से निर्वाह करें। अब मैं ये सुनता था तो लगता था कि ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। फिर उनका एक दूसरा, उसको आप तकिया कलाम कह सकते हैं, कि प्रभु का हर विधान मंगलमय, किशोरी जी जो चाहे वही कराएंगी। इसको भी मैं इसी रूप में लेता था कि ऐसे ही इनका हर विषय में पुट देने के लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब कि जब आप जिस वातावरण में पलते बढ़ते हैं उसका आपके मानस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इन बातों को सुनते सुनते एक मानसिकता हमारी ईश्वर आधारित मानसिकता की स्वाभाविक रूप से बनती है। उसमें कुछ पुस्तकें हमारे जीवन में आई है जो पढ़ने का मौका मिला। जब मैं युवा काल में था,
शायद कॉलेज की शिक्षा में था। तो उस समय कल भी मैंने चर्चा की थी, गुरुदत्त की एक लिखी हुई किताब जो उपन्यास के रूप में है, उसका नाम है भगवान भरोसे। वो भगवान भरोसे पढ़ने का और गुरुदत्त और चतुर्सेन को पढ़ने का के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा था। उसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने जो उसके प्राकथन में लिखा था कि भगवान भरोसे रहने में असीम आनंद है। क्यों भाई? तो अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं लेकिन आपके मन में यह अंतर्भाव बना रहता है कि ये ईश्वर की कृपा से हुआ, तो आप में अहंकार मद नहीं आता है। क्योंकि ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आप श्रेय किसी और को देते हैं, या आपके मन में बसा होता है, देते नहीं है, बसा होता है। साइमल्टेनियसली अगर फिर आप किसी असफलता के शिकार होते हैं तो उस क्रम में भी ये होता है कि चलो प्रभु की ऐसी मर्जी थी, हुआ। हालांकि प्रायः ये होता है कि जब सफलता मिलती है तो श्रेय खुद लेना चाहता है व्यक्ति, लेकिन जब वो असफल हो जाता है, उसके सारे पराक्रम जब विफल हो जाते हैं, तब वो बोलता है कि महेंद्र साहब वो वहां नहीं जाना है, अखबार न लावे के। हाँ अच्छा ठीक, तो माफ करेंगे, थोड़ा घर पर हैं किसी कार्य में, इसलिए मैंने एक अलग पंक्ति बोल दी। तो असफल होने के बाद व्यक्ति प्रायः बोलता है कि लगता है ईश्वर की मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। तो अर्थात अपने को बैलेंस करने के लिए अगर एक माध्यम होता है, यह बात उस प्राकथन को, आमुख को पढ़ते हुए और जब पूरा उपन्यास पढ़े, उसमें जो पात्र थे, जिस प्रकार से विविध विषय को बताया गया, तो पिताजी की कही हुई इन बातों का मानस पर उस पुस्तक को पढ़ने के बाद सुस्पष्ट एक छाप हो गई। और उस दिन से मेरे अंतर मन में ये होने लगा, जो रामायण की एक पंक्ति है, सब ही रचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वो जो कहता हो, जो करता हो, वो यही सोच के बोलता और करता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। आपके जीवन देखने में ऐसा भी आया होगा कि कुछ व्यक्ति की दिनचर्या बिल्कुल अस्वीकार्य प्रकृति की रही है, लेकिन अभी तो सफलता के मानक हैं कि इनकी आर्थिक प्रगति क्या हुई। तो इस रूप से लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यार देखो ये क्या शानदार व्यक्ति है। प्राय का बड़ा अच्छा लगा कि अभी आप लोग मुक्त हास कर रहे थे, हलासन के साथ मुक्त हास कर रहे थे। क्या ये नहीं लगता कि आज हम अट्टहास लगा के हंसना भी भूल गए? और यह प्रश्न अगर किसी व्यक्ति से मैं करता हूं कि जरा भाई साहब बताइए, ठहाका लगा के हंसे हुए आपको कितने दिन हो गए, तो इस बात पर थोड़ा गंभीर हो जाता है। प्रायः व्यक्ति जब शुरू करता है तो उसकी आरंभिक इच्छा रहती है कि काश एक भूमि का टुकड़ा होता, इस पर एक घर होता, गृहस्थ जीवन में शादी हो जाती तो एक घर को संभालने के लिए, खाना खिलाने के लिए, बनाने के लिए, या जीवन में साथ देने के लिए एक व्यक्ति का साहचर्य होता, ये ऐसो सो। लेकिन इस बीच में शायद मैं भाग्यशाली था कि ये पिताजी के यहाँ ये चर्चा लगभग मैं मिडिल स्कूल में था उस समय से ही सुनता आया
कि जितने भारतीय मनीषी विद्वान हुए हैं उन्होंने इस 3 प्रश्नों पर विचार किया है। मैं कौन, मैं कहां से आया, मेरे आने का प्रयोजन क्या। अब ये सब बातें सुनते सुनते, कल भी मैंने इस पंक्ति को बोला था कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सौभाग्य होता है कि व्यक्ति को सुविचारित समूह का साहचर्य मिलता है। तो इसके कारण जब उस डायमेंशन में एक प्रकृति के लोग रहते हैं तो प्रायः उसी प्रकार की चर्चा चलती है। अगर उसमें उससे कुछ इतर भी चर्चा आती है तो वो फिर पीछे चला जाता है। तो एक किसान परिवार में और ऐसे धर्मपरायण परिवार में, और स्वतंत्रता सेनानी की पुत्र, माताजी भी बड़ी धर्मपरायण गृहिणी महिला थी, इसी जीवन को देखने सुनने का अवसर मिला। और दूसरी ओर मेरे पिताजी 2 भाई थे, तो एक चाचा थे, उनकी बड़ी व्यावसायिक बुद्धि थी, बड़े तीक्ष्ण मस्तिष्क के और बड़े साहसी व्यक्ति थे। तो एक साथ अपने परिवार के 2 वरिष्ठों का के जीवन को देखने का मौका मिला। इससे प्रेरित होके हम बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार के पंजीकृत संवेदक बने। जीवन के कई साल अधिकतर मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन का ही काम किया। लेकिन उस क्रम में जो संगति मिली, पैसा भी अच्छा कमाने लगे, लेकिन लगता है दुनिया का सारा दुर्गुण आ गया उसमें। फिर बिहार सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी स्थिति बड़ी गड़बड़ हुई, बहुत सारे काम थे, लगा कि अब बिल्कुल ये हो जाएगा। इसी बीच में मेरे जीवन में एक स्वर्णिम क्षण आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क हुआ। उस संपर्क का ये लाभ हुआ कि जीवन को हम जिस प्रकार से ये सब सुनते हुए चल तो रहे थे, लेकिन जीवन ऐसा, ये संघ संपर्क और संघ साहित्य के प्रभाव के कारण मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। और उसी क्रम में फिर भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने के लिए हमको भेजा गया। लंबे समय तक वहां से कार्य करते हुए हिंदुस्तान समाचार, भारतीय बस सहयोग मंच, भारतीय किसान संघ, इन सब क्षेत्रों में काम किए। लेकिन एक सबसे बड़ा अनुभव बिहार में जयप्रकाश नारायण आंदोलन चला था, जो 1972 के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था, 74 में काफी जोर पकड़ लिया था। और मेरा सौभाग्य रहा कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन में एक युवा संघर्ष वाहिनी करके छात्र समूह था। शायद उस समय जितने मेधावी तेजस्वी छात्र थे, उस अधिकांश ऐसे छात्रों का ही समूह था। वैचारिक अधिष्ठान पर इतने आदर्शवादी विचार व्यवहार, खैर ये चर्चा दूसरी ओर चली जाएगी। उस क्रम से करने के बाद फिर श्री राम लोक संघर्ष समिति, राम मंदिर आंदोलन चला, उसमें भी भाग लेने का मौका मिला। केसरिया यात्रा, कश्मीर पर लाल चौक पर झंडा फहराने का एक बड़ा आंदोलन चला था, उसमें भी भाग लेने का मौका मिला। इन बातों की चर्चा करते हुए ये कि ईश्वर ने विविध आयाम पर बड़े श्रेष्ठ लोगों के साथ कार्य करने की संभावना बनाई, सौभाग्य दिया। और
इस क्रम में लगता है शायद समय से कुछ पूर्व ही जीवन को, समाज को, मानव को, पुरुषार्थ को, इन सब चीजों को समझने का, जानने का, पढ़ने का कोई जिज्ञासा होती थी तो फिर ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति रहते थे जिनसे समाधान मिलता था। तो जीवन को ये हम समझ पाए थोड़ा, और समझ पाए नहीं ऐसा, क्योंकि एक प्रचारक जो हमारे थे उनकी एक युक्ति जो हमको सटी थी कि आप अपने रुचि और प्रकृति के अनुसार किसी भी केंद्र पर, जिसे भले ही दूसरे लोग बड़ा छोटा केंद्र समझते हो, लेकिन किसी भी केंद्र पर एकाग्र होके निरंतरता के साथ आप कार्य करेंगे तो वह कार्य परिणाम दायक सुनिश्चित होगा। नहीं तो प्रायः होता क्या है कि जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकानदार 10 रंग के आपको कपड़ा दिखाता है, तो कई लोग बताते हैं कि उनको होता है ये ले, ये ले, ये ले, तो मन तो बड़ा, इसकी गति तीव्र है। और संग संपर्क में ही जो प्रातः स्मरण से शुरू होता है दिनचर्या, और जिस प्रकार आप लोग योग कक्षा लगाते हैं तो वहाँ ध्वज लगा के उस समय थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, सुवासित विचार, तो इन सब विषयों को अगर आप एक लंबे समय तक साहचर्य मिलता है, सुनते हैं, तो अपने विचार का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, वो एक जगह पर अवस्थित हो जाता है। क्योंकि मन को जो वर्गीकृत किया गया है, विद्वानों ने बताया है, ये मेरा अपना नहीं है, जो मैंने सुन रखा है, निज अनुभव मैं कहूं सनेही, ये बड़ा अच्छा लगा था जब मन का वर्गीकरण हम सुने थे कि मन की 5 अवस्था होती है। पहली अवस्था जड़ होती है, दूसरी अवस्था क्षिप्त होती है, तीसरी अवस्था विक्षिप्त होती है, चौथी अवस्था एकाग्र होती है, और अंतिम अवस्था निरुद्ध। तो खैर निरुद्ध का तो अभी अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन एकाग्र तक ये सुनते हुए, उनसे परामर्श लेते हुए यहां तक आए हैं। क्योंकि जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप हों, तो इन सब बातों से आपको रूबरू होना पड़ता है। शायद हमको लगता है कि चूंकि हमको भ्रम हुआ था कि ये जो वर्गीकृत विषय बताए गए थे, मैंने पूछा था ये जड़ क्या होता है, तो बड़े सरल रूप में ब्रह्मदेव जी उनका नाम था, जो हमारे वरिष्ठ प्रचारक थे, उन्होंने कहा किसी नवजात शिशु को जो जन्म लिया हो, उसको जरा गौर से 1-2 को देखिएगा, उसमें आपको जड़ अवस्था, शिशु गर्भ से बाहर आता है, वो चुपचाप पड़ा रहता है, जब तक उसको तेल वगैरह कुछ लगाया जाता है, रुलाया जाता है, तब तक वो जड़ अवस्था में रहता है। दूसरी अवस्था क्षिप्त होती है। जब शिशु 1-8 महीने का होता है तो उस समय आप देखेंगे कि कभी वो हंसता है तो हंसता ही रहता है, हाथ पांव ऐसे ऐसे थोड़ा आगे पीछे करता रहता है, तो वही करता रहता है। फिर कोई विषय नहीं, एकाएक आपको रोने की आवाज सुनाई पड़ेगी, अर्थात जिस ओर वो ढुलता है उधर ही ढुलता है। तो उसको क्षिप्त अवस्था उन्होंने बताया था, उससे और थोड़ा बड़ा होता है शिशु, तो विक्षिप्त अवस्था आती है।
उस समय बच्चे को जो हमने अभी कपड़े खरीदने के बारे में कहा, उसके मन इधर उधर इधर, ये खाएंगे नहीं, ये नहीं खाएंगे, ये पहनेंगे ये नहीं पहनेंगे, इस प्रकार के मन की स्थिति का आप दिग्दर्शन कर सकते हैं। वही क्रम आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति प्रौढ़ हो जाए तो विक्षुब्धावस्था से सामना बहुत को करना पड़ता है, लेकिन उसी में जब आप सरीखे श्रेष्ठ जनों की संगति मिलती है और व्यक्ति को अपना रुचि प्रकृति के अनुसार क्षेत्र मिल जाता है और उससे वो एकाग्र उस पर हो जाता है, तो एक मजा तीसरा आने लगता है। जो आपकी रुचि प्रकृति से विषय हो, जैसे आप सभी इसको महसूस करते होंगे कि योग कक्षा का जो समय शुरू होता होगा उसके पहले से आगे बैठना है, या अगर आप कभी किसी कारण से नहीं शामिल होते होंगे तो एक सूना सूना सा लगता होगा, क्योंकि इसी को कहते हैं जुड़ाव, लगाव, आत्मीयता। एक बड़े वरिष्ठ प्रचारक इस बात को बताते थे कि आपकी आत्मीयता कैसे पैदा होती है, इसको महसूस करें। खाना खाने के बाद आप एक नियम बना लें कि कोई पक्षी, कुत्ता या बिल्ली, उसको खिलाने का एक अभ्यास बनाएं। 20 दिन निरंतर उसको आप कुछ खिलाएं। अगर 20 दिन तक लगातार उसको आप कुछ खिलाते रहे हैं, उसके 21वें दिन या उसके बाद कभी भी वह अगर नहीं उपस्थित होता है उस समय में, तो आप अनुभव करेंगे कि आपके मन में एक उसके प्रति कहाँ चला गया, कुछ हो नहीं तो गया। यह है संवेदना और यह है आत्मीयता। ठीक उसी प्रकार से अब इस योग कक्षा में आप जुड़े हैं तो इसको महसूस करिए, यही आत्मीयता हो जाती है। यह क्रम आगे चला, होते होते आया, लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहे। उसी बीच में शिक्षा के क्रम में ही हम BHMS की डिग्री खेल खेल में हमारी हो गई थी। जब राजनीति में जुड़े थे, बहुत श्रेष्ठ जनों से परिचय हुआ, स्नेह भी मिला। इसी बीच में मेरे पिताजी बड़े गंभीर रूप से बीमार पड़े। मेरे मन में आया, उस समय तक हम किसान परिवार के होने के कारण समय समय पर कभी थोड़ा सहयोग करते थे, लेकिन जब राजनीतिक जीवन में थे तो शायद पिताजी को हम कोई सहयोग नहीं कर पाए किसी कारण में। लेकिन मन में यह हुआ कि मैं राष्ट्र की सेवा में लगा हूं, लेकिन पिताजी बीमार हैं, अगर उनकी सेवा नहीं करें तो ये राष्ट्र सेवा क्या होगा। वे भाई अकेले थे। मैंने वरिष्ठों को कह के और कहा कि मैं पिताजी की सेवा के लिए जा रहा हूँ, जो फिर बीच बीच में समय मिलेगा कुछ लेखन का या और सब विषय तो कार्य करेंगे। अब उसमें चूंकि मेरा तो बिल्कुल यावत प्रकृति का जीवन था, अब गांव में आके रहना और भी पिताजी के नजदीक रहना, और ये हमारा जो अभ्यास बन चुका था उसके विपरीत था। तो फिर उसी समय हम जो हमारी होम्योपैथ की पुस्तकें थी उनका सहयोग लेके, और पिताजी के बगल में वो फर्श लगा हुआ था, पलंग पर वो सोते थे, क्योंकि थोड़े मजबूत काठी के थे, तो बच्चे लोग भी उसी जगह हम सब सोते थे कि कभी उनको उठाना हो रात में तो 2-3 आदमी के सहयोग से उसको ले जाए। ये क्रम चला। उसी में हमको अवसर मिला तो होम्योपैथ का एक विद्यार्थी के जैसे हमने अध्ययन करना शुरू किया।
इस प्रकार से एक अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ दवा रखना शुरू किए, इससे लोगों का भी कुछ सहयोग होना शुरू हुआ और अपने परिवार में, हमारे परिवार में होम्योपैथ दवा का ही उसके बाद से हम प्रयोग करना शुरू किए। उसी क्रम में ये लगा कि अब तो क्या किया जाए, क्योंकि जीवन के लंबे समय सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में गुजरे थे। माताजी भी वृद्ध हो चुकी थी, अकेला पुत्र था। तो उसी समय हमारे ध्यान में आया कि एक पुस्तक, 3-4 पुस्तकों का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एक पुस्तक है संकेत रेखा, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की लिखी हुई पुस्तक है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई का समय आता है तो मैं उस पुस्तक के पन्नों को पलटना शुरू करता हूं। एक जगह उसमें मिला कि आपके पास जो उपलब्ध साधन हो उसमें अपनी संपन्नता और सम्मान को खोजिए। ये उसका सिनॉप्सिस सेंटेंस बोल रहे। तो मैंने सोचना शुरू किया कि इतने जगह, इतने अनुभव, अब इसको एक जगह कहाँ एकाग्र रूप से लगाए। तो लगा कि चलो भाई, किसान परिवार है, रहने के लिए घर है, कुछ जमीन है, तो यही यह कार्य किया जाए। इस प्रकार से जब इस पर आए तो जो बताता हूं कि जब आप एकाग्रता से किसी कार्य पर लगते हैं और वो आपकी रुचि प्रकृति का है, तो अन्ना हजारे जी की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कार्य का गुरु कार्य होता है। जब मनोयोग से आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो आगे क्या करें, अब क्या करें, वह कार्य ही आपको बताएगा कि आगे क्या करें। ऐसा मैंने अनुभव किया है। इस प्रकार से हमारा कृषि पर कंसंट्रेशन हुआ और तब जितने आयामों पर काम किए थे, जितना देखने का मौका मिला था, तो हमारा क्षेत्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा। अब इधर कुछ वर्षों से बाढ़ आना बंद हुआ है, लेकिन फिर बागमती का बांध वगैरह टूट जाता है तो एकदम अस्त व्यस्त कर देता है। तो यहां पर कुछ करना, संघ संपर्क की एक शिक्षा और बड़े काम आई कि आपको कुछ करना है तो उसके पहले एक कार्य योजना बनाते हैं, जिसको भी ब्लूप्रिंट लोग ज्यादा बोलते हैं। तो मैंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या किया जा सकता है, कैसे करें, इन सबों की एक रूपरेखा बनाई। जहां फिर संतुष्ट नहीं था तो परिचय केंद्र तो बन ही गया था। जब आप सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं तो एक लाभ होता है कि परिचय क्षेत्र आपका बहुत बढ़ता जाता है। और स्वाभाविक नियम है कि कहीं जब आप गड्ढा करेंगे तभी कहीं ऊंचा होगा। तो अगर इतना आप सामाजिक क्षेत्र में करते हैं तो परिचय केंद्र अगर एक आपका बढ़ता जाता है। उससे होके हमने 3 खंडों में अपनी कृषि की कार्यरचना बनाई। एक अल्पकालिक, एक मध्यमकालिक, एक दीर्घकालिक। और इसके पूर्व पहले कृषि में क्या समस्या है, मैंने समस्याओं का संकलन किया था कि खेती में क्यों लोग नहीं जुड़ रहा है। तत्पश्चात हम फिर कृषि में संभावना क्या है, तो हम इसकी खोज करने लगे। समस्या आ गई, संभावना आ गई। अब हमारी जो यहाँ भौगोलिक परिस्थिति है, हमारी जो अपनी पारिवारिक स्थिति है, इसके आलोक में हम क्या कर सकते हैं।
तो इसमें एक कार्य योजना बनाए। उस कार्य योजना में निर्णय ये किए कि जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती में भी एकात्मक जैविक खेती करेंगे। तो एकात्मक और जैविक, इसके लिए क्या क्या उपादान चाहिए, तो इसकी रूपरेखा बनाई। उसी क्रम में सबसे देसी गौ की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी महत्ता समझ में आई। अब देसी गौ तो यहाँ आप देखें कि कितना जमाना बदल गया है। इसका अनुभव मैंने यूं किया था एक दिन मित्रों के साथ चर्चा में, कि जब हम गांव में रहते थे तो हम या हमारे जितने सहपाठी लोग थे सभी माँ बाबू या पढ़े लिखे लोग करते थे। लेकिन हम समूह का बच्चा पता भी नहीं चला, और कैसे माँ बाबू या माताजी पिताजी नहीं कह के डैडी मम्मी डैड मैम मॉम ये सब कहना शुरू किया। ये परिवर्तन हो गया, इसका पता नहीं चला। ठीक ऐसा ही परिवर्तन का एहसास जब हम देसी गौ खोजने लगे तब हमको पता चला कि देसी गौ विलुप्त हो गया। तो उसी क्रम में संयोग था कि मैं बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ पहुंचा। वहीं कई दिन के प्रयास के बाद तब मेरी माननीय बालकृष्ण जी से मुलाकात हुई। वहां से ये जब हम चर्चा किए बताए, उन्होंने कहा कि फिर देसी गौ का विस्तार केवल गौ से कैसे होगा, इसके लिए तो नंदी भी चाहिए। और उनके कृपा से एक बछिया मिली और एक नंदी मिला। और मेरा सौभाग्य था कि जब वहां से बछिया लाए तो बछिया 1.5-2 महीने की का गर्भ उसे था। इस प्रकार से जो देसी जैविक कृषि के लिए जितने उपादान की आवश्यकता होती है, पहले मैंने उसका संयोजन किया। फिर चूंकि जहां मेरा स्थान था वो अगल बगल में गांव नहीं है, थोड़ा सुरक्षित था, वहां एक फार्म हाउस का निर्माण किए। और इन 3 खंडों में हमने ऐसे विषयों का चयन किया जो एक दूसरे के पूरक हो, और एक का अपशिष्ट जो हो, वेस्ट जो हो, वो फिर दूसरे में उत्पाद के रूप में काम आ जाए। अधिकाधिक भूमि का कैसे उपयोग कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा, वरिष्ठों का ऐसा सहयोग मिलना शुरू हुआ। तो एक और थोड़ा हम इसको अंग्रेजी में एक फ्रेज बना के कहते हैं, सिक्योरिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ पर्सनालिटी। इसका क्रॉस चेकिंग करेंगे तो जैसे अभी समाचार पत्र आप पढ़ेंगे उसमें निकलता है कि कुत्ते ने गोपाल शाही को काट दिया, तो ये थोड़ा प्रचारित समाचार नहीं बन पाता है। लेकिन अगर ऐसा समाचार दिया जाए कि गोपाल शाही नाम के एक व्यक्ति ने कुत्ते को नोच नोच के लहूलुहान कर दिया, तो एक समाचार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें यह हुआ कि अब हम गोपाल शाही खेती कर रहे हैं, गोपाल शाही खेती कर रहे हैं। अब ये थोड़ा हमारे सर्किल में चर्चा का केंद्र बनाया, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगे। उस क्रम में ये भी सौभाग्य रहा कि सर संचालक परम पूजनीय मोहन भागवत जी का 2018 में मुजफ्फरपुर जिले में एक जैविक पर ही 3 दिनों का कार्यक्रम था। और उस समय लोग खोज रहे थे जैविक किसान का। संयोग से अपने संपर्क के लोग ही थे और उनको मालूम था कि मैं जैविक कृषि में चला गया।
उस समय के प्रांत प्रचारक थे, उनको पहले विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मेरा देखने आए, क्रम ऐसा बना। फिर उन्होंने कहा कि साईं जी, ये लोग कहते हैं कि जिनको राजनीति का और परिवहन का की आदत लग जाती है तो वो तो फिर आदमी उससे भाग नहीं पाता है। तो आपका जो ये परिवर्तन हुआ है, जरा इसको पेन पेपर पर लिखिए। तो मैंने कहा कौन इसको पढ़ता है? तो कहा कि नहीं, आपको सर संचालक जी से हम लोग मिलवाएंगे। क्रम हुआ, वार्तालाप हुई, उसी क्रम में इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उसी समय बुला के ये नोट कराया कि इनका जो प्रकल्प है ये अगली बार जब मैं मुजफ्फरपुर आऊंगा तो देखने आऊंगा। तो जब आए तो उस समय संचार माध्यम में बड़ी चर्चा इसकी हुई 10-12 दिनों तक कि सर संचालक कोई गांव में किसी का प्रकल्प देखने आए। तो उसने थोड़ा हमारे उद्यान को, हमारे कार्य को और ज्यादा प्रचारित किया। अब लेकिन ये मेरे ऊपर एक और ही अंकुश लग गया कि जहां सर संचालक जी इसको देखने आए, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, इसे कम से कम उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो, परिष्कृत स्वरूप दिखाई पड़े। नहीं तो ये हमारी तो कोई बदनामी नहीं होगी, लेकिन ये संघ के लिए अच्छा नहीं होगा। शायद ईश्वर ऐसा सुनते थे। होते होते उसी क्रम में एक और मौजूद विषय होगा। मुझे कहा गया था कि 10 मिनट पहले छोड़ना है, 5 मिनट और समय। तो हमारे केंद्रीय सेवा में पुत्र हैं, बहू हमारी सुशिक्षित बहू है। इस विषय की कुछ चर्चा मैंने कल की थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। और इसकी पुष्टि अभी करीब 2-2.5 महीना पहले हुई है। एक संस्था है ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, यूएसए की। अब मैं नहीं जानता कि मेरे इस कार्य की जानकारी उन्हें कैसे हुई। और हमारे बगल के पड़ोस में एक जिला है, मिथिलांचल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमें सूचना आई कि 2023 में कि आपको इस संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उसी क्रम में जब हम उनसे प्रश्न किए कि भाई साहब, आपको मेरे बारे में कैसी जानकारी थी, तो बताए कि इस फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर प्रकाश झा। मैंने कहा उनसे भी मेरा परिचय नहीं है। खैर, उस क्रम में कहा कि आइए यही आपको दूरभाष पर बात कराएंगे, वो तो अमेरिका में रहते हैं। अब इस प्रकार से जैसे एक डीडी शर्मा साहब के माध्यम से कैसे आपसे जुड़ा, अब वो प्रकाश झा जी से मेरा जुड़ा हुआ। जैसे अभी आप लोगों से बातचीत हो रही है, ऐसे ही तो उनसे वीडियो कॉलिंग पर हमारी बात होती है, उनकी जो बैठक होती है उसमें। तो उस क्रम में जो संवाद कुछ चला, तो वो हमको बोले थे कि भारतवर्ष में तो जितने युवा हैं उनका तो किसी से अट्रैक्शन कमता गया है और युवा की स्थिति बड़ी खराब है। इस दृष्टि से आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ी चूंकि कोई कमजोर हमारी अंग्रेजी नहीं थी, ए लाला जरा कहो, घर खोल देगा उसमें बैठा दो। लेकिन अभ्यास मेरा अंग्रेजी का छूट चुका था। अब वहां भेजना था तो मैंने एक संदेश बनाया। यहाँ की युवा की स्थिति का चित्रण मैंने यूं किया था कि आज की युवा की स्थिति क्या है कि एक ही सोच उसकी रह गई है, हाउ कैन अर्न मनी। वो मनी भी कैसे कमाए, तो अर्ली सक्सेस का ड्रीम उनका है, अर्ली सक्सेस ड्रीम रहता है। अब इन दोनों के कारण
जो उन्हें प्रभावित करता है वो कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल जो भी बन गया है ना, वो ऊंचे ऊंचे मकान हो, अच्छी कोठी हो, एसी हो, ऐसा ये तो कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल उनका टारगेट हो गया है। और ऐसे प्रक्रिया में जब वो चलते हैं, उसको हम एक सिंबल दिया है, द रेट ऑफ जॉब ज्वाइन और लाइफ। ये दो जो उनके पहलू होते हैं वो टू डू लिस्ट से डिवाइड हो जाता है। क्या करें, इसमें कितना समय दे, इसमें कैसा समय दे, ये वो बैलेंस नहीं रख पाते। और यही अभी न्यू नॉर्मल स्लो डाउन ट्रेंड उनका बन गया है। इसी न्यू नॉर्मल पर अभी अधिकांश युवा चल रहे हैं और इस रास्ते पर चलते चलते वो इमोशनल डेडलाइन का रास्ता पकड़ लेते हैं। भाई साहब, उनके लिए मैंने एक संदेश दिया था, स्टॉप वेस्टिंग योर टैलेंट। चूंकि और कुछ कह नहीं सकते थे तो ये लगा कि चूंकि हम भी एक पुत्र मेरे पास है, ऐसे और भी जो युवा हैं वो पुत्र हैं, तो एक मैंने पंक्ति की रचना की, स्टॉप वेस्टिंग योर टैलेंट एंड स्टार्ट मेकिंग ए डिफरेंस विथ मोरल सेटिस्फैक्शन। क्योंकि आज वो जो कल मैंने चर्चा की थी शरीर मन बुद्धि आत्मा की, तो मोरल सेटिस्फैक्शन से बिल्कुल व्यक्ति दूर चला गया है। और इसके लिए मुझे अनुभव हुआ कि ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फॉर्म मॉडल जो है ये सबसे उपयुक्त है। इसी का मैंने सहारा लिया। अब जो मुझे अनुभव में आया है, मेरे लिए जो ठीक लगा है, ऐसा केवल मैं बोलता हूँ, हो सकता है अन्य पर प्रभाव पड़े न पड़े। तो निज अनुभव में कहा हूँ स्नेही बंधुओं, मैंने आपका समय 10 मिनट अब बाकी है, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और आप सबों से जो संपर्क मिला, सौजन्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो पुनः अभी के आज के योग शिक्षक माननीय आलोक यादव जी, भाई डी शर्मा जी, रंजना बहन और दिनेश जी के साथ जितने भी अन्य मित्र जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना। आदरणीय श्री मुनीलाल यादव जी से निवेदन है कि आज के मुख्य वक्ता से जो भी प्रश्न वगैरह पूछने, आप आगे का संचालन करें। आदरणीय श्री मुनीलाल यादव जी, जो इसके इस योग का हार्दिक कड़ी है। धन्यवाद। बहुत बहुत सादर प्रणाम आदरणीय। मैं तो गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। और आपका जो अनुभव, आपने अपने पूर्वजों की जो पहले की जो आचरण थे, व्यवहार थे, विधाएं थी, उन पर आपने अपना प्रकाश डाला। वाकई में कृतार्थ ये युगार परिवार और हुआ। और पुरानी यादें करके मुझे तो लगता है कि हमें पुरानी परंपरा तरफ जहां भी हम सक्षम हों, जो सामर्थ हों, उनको निश्चित जाना चाहिए। और आपने कहा था पिताजी की जो कहावत आपको ऐसी लगती थी, लेकिन ऐसी नहीं, वो हकीकत है। और पिताजी की एक एक बात, माता पिता की एक एक बात मंत्र के रूप में होती है। गुरु, माता और पिता की वाणी को बिना विचारे ही मान लेना चाहिए। और वो आपने ये संदेश दिया हम सबको। निश्चित हम सब इस पर प्रयास करेंगे और खरे उतरने का प्रयास करेंगे कि हम अपने गुरु और माता पिता की वाणी बिल्कुल बिना विचारे मानेंगे। और इसी में अब हैंड्रिस है, तो मैं आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इसका संचालन सहित पहले अपना वक्तव्य और इसके बाद संचालन करने का कष्ट करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज हम द्वितीय दिवस पर द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं आदरणीय शाही जी के माध्यम से। और जिस तरह से धीरे धीरे अलग अलग पन्ने खुल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अष्टाध्यायी हमने शुरू की है। और आपने आज के वक्तव्य में
अलग अलग तरह से एक तो एक युवा के मन में क्या वाह होती है वो भी दर्शाया। एक किसान के लिए शुरुआत कैसे करें, पूरी दिग्दर्शिका आपने प्रस्तुत करी। और साथ में मेरा प्रश्न तो ये है कि जब आप गौ माता को ऋषिकेश हरिद्वार से यानी आचार्य जी की गोद से मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे, वो भी हम सुनना चाहते हैं, वो भी वो किस्सा, और तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। जी आदरणीय। ये मुझे याद है कि जब मैं वहां पहुंचा था तो ये क्या 3 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और उसके बाद 50 रुपए ऐसा प्रतिदिन शुल्क लिया जाता है। एक गद्दा लगा हुआ कमरा दिया जाता है। उनका जहाँ कार्यालय है उसके बगल में दक्षिण दिशा में उसी कैंपस में था, वहीं में रुका था। तो कई प्रयास के बाद तब मुझको आदरणीय बालकृष्ण जी से मिलने का अवसर मिला। फिर जब मैंने ये सब बात बताई तो बताया कि स्वीकृति मिली, तो उन्होंने उनके साथ जो अंगरक्षक एक थे उनको कहे कि आप अपना नंबर दे दीजिए और डॉक्टर साहब को आप बोल दीजिएगा। तो आदेश तो मिल गया। फिर डॉक्टर साहब से मिले, वो कहे कि हाँ ठीक है मिल जाएगा। लेकिन उस समय कांवड़ यात्रा चल रहा था। कांवड़ यात्रा के कारण हमको गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो उसी में जो नर्सरी का केंद्र था वहां पर बाद में हमको जानकारी हुई कि आदरणीय योग गुरु रामदेव जी के पिताजी वहां पढ़ाया करते थे। तो वो भी धोती कुर्ता पहनते थे, मैं भी धोती कुर्ता वाला व्यक्ति था। फिर वहां जब बात किए तो हम कहे कि कोई गाड़ी नहीं मिल रही। तो एक कार्यालय में किसी अधिकारी के कार चालक को, शायद सलीम नाम था उसका, तो उसको उन्होंने बुला के कहा कि भाई इसकी गाड़ी की व्यवस्था करवाओ। वही क्योंकि गाड़ी चलना बंद था तो हम 14 दिन वहां रह गए थे। तो उस समय हमको ये भी याद है कि कार्यालय में एक हमको ये कहा गया था कि वैसे रास्ते में आपको परेशान करेगा, तो एक पैड पर लिख के कि ये इनको पतंजलि योग पीठ से दिया जा रहा है, इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा, ऐसा एक पत्र लेके आए थे। और अगर वो पत्र नहीं होता मेरे पास तो वो जगह जगह पर वो आके घेरता था, ये कहाँ ले जा रहे हो। खैर इस प्रकार से हमको वो जैसी गौ माता मिली, नंदी जी मिले, दोनों अभी हैं। अब वो तो काफी बूढ़े हो गए हैं। उनको जो हमारा फॉर्म है, अभी मैं जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरा आवास है, और जहाँ फॉर्म है वहां पर वो दोनों को वहां रखे हुए हैं। यही मेरी यात्रा है। ठीक है। तो जी इसी ये भाई दिनेश यात्रा जी, रही। चूंकि और हम दिनेश जी, जी चूंकि हम सवेरे सवेरे कुछ लोग को होम्योपैथ दवा भी देते हैं और बीच बीच में 2 दिन 4 दिन नहीं भी रह पाते हैं, तो कई लोग आ गए हैं। तो मैं जी चाहूंगा कि अगर आप 5 मिनट और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। तत्पश्चात अगले दिवस पर इस कक्षा में आपके साथ बैठेंगे। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज है, कृपया अपना प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और चर्चा भी बहुत गंभीर और बहुत अच्छी रही है। सर मेरा निवेदन है कि इस समय किसानों की जोत छोटी हो रही है, 4 एकड़ 5 एकड़ 2.5 एकड़ इस तरह की। आपके अनुभव क्या कहते हैं कि ये 4 एकड़ में अपना मॉडल कैसे बनाए जिससे वो संतुष्ट भी हो और उनकी आर्थिक जो है वो भी पूरी हो, आर्थिक जरूरत। जी ओम। देखिए
अब मैं अपने आप को तो ऐसा ज्ञानी नहीं मानता कि सभी के प्रश्नों का समाधान हम कर सके, लेकिन एक बात जो हमने अनुभव किया है कि सबसे पहली बात होती है संकल्पना, इमेजिनेशन, और दूसरी बात होती है कि अपने जो डिजायर हैं, अपनी जो आकांक्षा है, उसको भी थोड़ा सीमित करना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी, ओटी पांव पसारी है जेती लंबी पांव। आज प्रायः परिवार की स्थिति यह है कि हमारी आकांक्षा बहुत भाग गई है और हम शारीरिक श्रम और कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। हमारे इससे भी ज्यादा कठिनाई है कि आगे की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा ज्यादा सॉफ्टिकेटेड हो गई है। तो मुद्दा ये नहीं है कि कितनी जमीन है। अब जैसे पहले चोंगा वाला कितना बड़ा टेलीफोन था, उसका रूप बदला तो कितना छोटा फोन आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपके पास अगर 10 कट्ठे जमीन है तो 10 कट्ठे जमीन में भी अगल बगल में आप देखें कि किस चीज की मांग है। और वो कहता है ना कि वो गालिब का अंदाजे बयां कुछ और था, जिसको मैंने इससे पहले बोला कि पिक्यूलियरिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ पर्सनालिटी। तो जैसे अभी जो दिखता है वही बिकता है। जैविक की मांग इतनी अधिक है कि इससे हम इंस्पायर हुए थे। आंध्र प्रदेश में एक जैविक का मेला लगा था, वहीं एक छोटे किसान से मालूम हुआ कि वो रिक्शा चलाता था, लेकिन उस मेले में आने के बाद जब वो बौद्धिक वगैरह सुना तो वो गांव गया और वो जूस पेरने वाला जो मशीन है वो एक लेता गया। उसमें उसने कवर लगवा लिए और 4-5 स्टूल रखता था। एक जो शरबत वाला डब्बा होता है उसमें कुछ बर्फ रखता था। वो ईख का रस उस शीशी के बोतल में बढ़िया से छान के थोड़ा सा उसमें नींबू और अदरक का रस लेता था और बर्फ के ही में रखता था। और चौराहे पर जहां लगाता था एक बड़ा सा छाता लगा दिया था कि वो 4 गो टेबल रख दिया था। इस छोटे से शुरुआत से उस व्यक्ति की इतनी अच्छी प्रगति हुई। इसको कहते हैं पिक्यूलियरिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ पर्सनालिटी। अगर इस पर आप, और दूसरा सूत्र जो मैंने दिया था, कार्य का गुरु कार्य होता है। देखिए हर व्यक्ति की मानसिकता परिस्थिति अलग अलग होती है। वो अपने मानस से अपनी परिस्थिति से केवल एक संकल्पना उसके मन में हो, आई डू इट। तो आप उसको कैसे करेंगे, जो मैंने इससे पहले कहा था कि कार्य का गुरु कार्य होता है, केवल उससे जुड़ जाना है। और जब अगर आप जुड़ जाते हैं तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास अपना जमीन नहीं है। अब तो लोग के लिए जमीन भारी पड़ रहा है। 2-3 किसान हमारे परिचित हैं जो लीज पर जमीन लेके खेती कर रहे हैं। तो 2 बात होती है कि एक तो व्यवस्थापन कौशल्य आपके पास है, मैनेजमेंट एक बड़ी बात है। आज यही जो योग शिविर चल रहा है, कई स्टेट के लोग हैं, आखिर इसको कोई मैनेज करने वाला, चाहे वो डीडी शर्मा जी हो, दिनेश जी हो या बहन रंजना हो, तो आप जो 10, 20, 25 व्यक्ति एक नियत समय पर जुटते हैं और इस प्रकार का कार्य करते हैं, ऐसी चर्चा चलाते हैं। तो इसलिए भाई साहब, आप जैविक खेती को ग्रहण करें और उसमें देसी गौ आधारित हो। उस गौ को परिवार से धार्मिक स्वरूप में जोड़ते हैं। गौ माता, उसको प्रतिदिन जब आप खुद शुरू करेंगे, सो के उठे, उसे नमस्कार करें, थोड़ा गुड़ या कुछ लेके उसको खिलाएं। अभी काउ थेरेपी, देसी गाय का गंध सुगंध लेने के लिए विदेश में $100, $150 प्रति आवर कॉस्ट लोग देते हैं शहर। इस प्रकार से जिन ढूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ,
थोड़ा सा लाइटर मोड में इसको हम कर दें कि बहुत पहले, हम फिल्म तो देखते नहीं है लेकिन टीवी पर मैंने देखा था, एक शराबी फिल्म का बड़ा अच्छा डायलॉग है। वो ओम प्रकाश को अमिताभ बच्चन शेर सुनाते हैं, उनको शायरी करने का बड़ा शौक है, तो ओम प्रकाश सुन लेते हैं चुपचाप। तो अमिताभ बच्चन पूछता है कि क्यों दादा, मेरा शेर अच्छा नहीं था? उन्होंने कहा नहीं बेटा, शेर तो तुम्हारा अच्छा था, तो तुमने दाद नहीं दिया। तो कहते बेटा शेर तो अच्छा था लेकिन इसमें वजन कुछ कम था। तो उन्होंने कहा कि ये वजन कैसे आएगा? तो ओम प्रकाश कहते हैं इसके लिए दर्द पैदा करो। कहा ये दर्द कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इश्क करो, इश्क। अर्थात जब किसी विषय से आपका इश्क हो जाता है, वो इश्क आपके मन में दर्द पैदा करता है, और जब दर्द पैदा करता है तो जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उसका इम्पैक्ट शहर जमीन पर पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ भाई साहब मैं चाहूंगा कि अब आप हमको अब मुक्त करें, ठीक है? जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आदरणीय अनिल राय जी का हैंड रेज है, और मैं आदरणीय आपको बात देंगे आदरणीय दिनेश भैया। जी जी जी, या तो अनिल राय जी या फिर आदरणीय रंजना दीदी जी आज आभार भी व्यक्त करें। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और हाँ, हमारे मैं तो दादाजी कहूंगी, अभी मैं भैया जी नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े हैं और उनको जो मेरा जो सम्मान है मैं उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज हमारे सदन में बहुत ही समय दिया। और उन्होंने कल बताया भी था कि उनकी बहू ने फोन उठाया था, तो कह रहे थे कि वो दवा भी देते हैं, पेशेंट भी होते हैं, फिर भी उन्होंने आज उनका समय, बहुमूल्य ऐसा समय हमारे योगाहार मंच पर दिया। तो मैं उनका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और डीडी शर्मा जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आज के योग शिक्षक आदरणीय आलोक भैया का, और हम सब योग परिवार, आप सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। कल फिर से मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में, योगाहार परिवार में। तब तक सबको जी सबको जी, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए जाइए। क्षमा चाहती हूँ कि अनिल राय जी भैया जी का आपका हैंड राइज था, मगर अगले सप्ताह में फिर से बुलाएंगे। तब तक आपका प्रश्न लिख कर रखिए, और जो भी बात है, तो उनको हम बुलाएंगे। जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।